हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शासन व्यवस्था जीएस पेपर 2 से रिलेटेड। और जो टॉपिक है वो है अल्पसंख्यक आयोग के अधिकार और समाज कल्याण। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस पूरे वीडियो में हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे कि अल्पसंख्यक आयोग चर्चा में क्यों है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन, कार्य और शक्तियाँ कैसे होती हैं, नए अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धारण का अधिकार क्या है, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता की मांग क्यों है, अल्पसंख्यकों का निर्धारण कैसे होता है, अल्पसंख्यक कौन है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, अल्पसंख्यक के निर्धारण का एक समान राष्ट्रीय तरीका क्यों नहीं है और मानदंड किए जाने की क्या ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग चर्चा में क्यों है। तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, जिनका नाम है जफरुल इस्लाम खान, इनके खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ देखी होगी कि इन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था जिसकी वजह से इनके ऊपर देशद्रोह का मामला लगा दिया गया है। तो जफरुल इस्लाम ने 28 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिया था। एक सांविधिक पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसे अमर्यादित बयान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे बयान दो समूहों में वैमनस्यता को बढ़ावा देना, आपसी समानता और सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की धारणा उत्पन्न कर सकती है। फिर आइए देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, ऐसे में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की क्या आवश्यकता है। लेकिन इसके पहले हमें फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का एक स्टेटमेंट देखना होगा। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था कि कोई भी लोकतंत्र लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मान्यता को अपने अस्तित्व के लिए मौलिक नहीं मानता। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। इन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मान्यता के अस्तित्व पर एक प्रबल बल दिया था और ये कहा था कि कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो वहाँ पर अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के जो भी मानदंड हैं उनको सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि जो हमारे देश का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, तो ये क्या है। तो आयोग की स्थापना गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा 1971 में की गई थी। तो ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा 1971 में की गई थी। 1984 में कुछ समय के लिए अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया तथा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक नए रूप में गठित कर दिया गया। 1992 में संसद द्वारा एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया। यानी कि फाइनली जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है ये हमारे देश में 1993 में बना। इसके पहले अगर देखा जाए तो 1978 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1984 में अल्पसंख्यक को गृह मंत्रालय से अलग करके कल्याण मंत्रालय के रूप में गठित कर दिया गया था। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट पारित किया गया और फाइनली 1993 में इसका गठन हुआ। वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है। अधिनियम के अनुसार किसी भी मामले की जांच करते समय आयोग के पास दीवानी अदालत के अधिकार होंगे। यानी कि जो आयोग है इसके पास अगर कोई भी मामला जाता है तो अगर वो मामला दीवानी मैटर का है तो अल्पसंख्यक आयोग दीवानी अदालत के अकॉर्डिंग इसमें कोई ना कोई डिसीजन ले सकती है। ये अधिनियम अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता। ये भी ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक आयोग में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। इवन हमारे पूरे संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करे। आयोग में केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष, अब इसका जो अध्यक्ष होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और इसके साथ साथ 5 अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। यानी टोटल यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 1+5। टोटल यहाँ पर जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 1+5। एक अध्यक्ष होते हैं और 5 इसके अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तथा सदस्यों के संदर्भ में ये आवश्यक है कि वे सभी अल्पसंख्यक समुदाय से हों। अर्थात
आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व अन्य 5 सदस्य होते हैं। टोटल यहाँ पर संख्या हो जाती है 7। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक आयोग में जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे अल्पसंख्यक होने चाहिए। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है, यानी ये 3 साल के लिए अपने पद पर आते हैं। आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था जस्टिस मोहम्मद सरदार अली खान। 1993 से 1996 तक ये इसके प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था मोहम्मद सरदार अली खान। फिर बात आती है कि इस आयोग का गठन करने के क्या उद्देश्य थे। तो भारत के गृह मंत्रालय ने संकल्प से 12 जनवरी 1978 की परिकल्पना के तहत अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि संविधान तथा कानून में संरक्षण प्रदान किए जाने के बावजूद अल्पसंख्यक असमानता एवं भेदभाव को महसूस करते हैं। इस क्रम में धर्मनिरपेक्षता परंपरा को बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने पर विशेष बल दे रही है तथा समय समय पर लागू होने वाली प्रशासनिक योजनाओं, अल्पसंख्यकों के लिए संविधान, केंद्र एवं राज्य विधानमंडलों में लागू होने वाली नीतियों के सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली संस्था की व्यवस्था करना। आइए देखते हैं कि जो ये संस्था है इसके प्रमुख कार्य क्या है। तो प्रमुख कार्यों में पहला कार्य आता है अल्पसंख्यकों की प्रगति का मूल्यांकन करना। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ब होता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकार को प्रभावी उपायों की सिफारिश करना, अल्पसंख्यकों के विकास को सुनिश्चित करना और उनके धार्मिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना। अल्पसंख्यकों को अधिकारों तथा संरक्षण से वंचित करने से संबंधित विशेष शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों की संबंधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुति करना। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव से उत्पन्न समस्याओं के कारणों का अध्ययन और इनके समाधान के लिए उपायों की अनुशंसा करना। अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान तथा विश्लेषण की व्यवस्था करना। अल्पसंख्यकों से संबंधित ऐसे किसी भी उचित कदम का सुझाव देना जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाना है। अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले, विशेषतया उनके सामने होने वाली कठिनाइयों पर केंद्रीय सरकार हेतु नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट तैयार करना। कोई भी अन्य रिपोर्ट जिसे केंद्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है उसको वो रिपोर्ट तैयार करना। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण करना। सरकार के अन्य महकमों को सुझाव देना। अल्पसंख्यकों को अधिकारों या सुरक्षा उपायों से वंचित करने की शिकायत पर गौर करना। आयोग को दिए गए मुद्दों पर विचार करना। तो ये सारे उद्देश्य थे अल्पसंख्यक आयोग के गठन से संबंधित। यानी जब 1993 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया तो ये उद्देश्य ध्यान में रखे गए। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है उसके पास जो शक्तियां हैं, अगर उनकी बात करें तो इसके पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं। जैसे भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर उसकी हाजिरी लगवाना तथा उसे शपथ दिलाकर परखना, ऐसा काम दीवानी न्यायालय में होता है। किसी भी दस्तावेज को खोजना तथा प्रस्तुत करने के लिए कहना, हलफनामों पर गवाही लेना, किसी भी न्यायालय या सरकारी दफ्तर से पब्लिक रिकॉर्ड की मांग करना, गवाहों तथा दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना तथा कोई भी अन्य निर्धारित मुद्दा। तो ये सारी शक्तियां हैं जैसी कि एक दीवानी अदालत के पास होती हैं। फिर बात आती है कि नए अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का अधिकार इसको किस प्रकार से मिला हुआ है। तो नए अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का अधिकार अल्पसंख्यक आयोग के पास नहीं होता है। इसके लिए NCM इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। केवल केंद्र सरकार के पास ही किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने का अधिकार होता है। यानी कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है ये किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा भी माइनॉरिटी कम्युनिटी आती है तो उसे माइनॉरिटी डिक्लेयर करने का जो राइट होता है वो केवल और केवल केंद्र सरकार के पास ही होता है। वर्ष 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2C में भी ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। तो इसका जो संवैधानिक प्रावधान है वो है इसकी धारा 2C जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आया था 1992 में।
फिर एक केस हम देख लेते हैं, बाबा पाटिल बनाम भारत संघवाद 1999। वर्ष 1999 के बाल पाटिल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीएम के कार्यों की विस्तृत व्याख्या की थी। फिर इसका जो फैसला था अगर उसको देखें तो न्यायालय के अनुसार यदि अल्पसंख्यक का दर्जा धार्मिक विचारों और कम संख्यात्मक शक्ति के आधार पर दिया जाएगा तो देश के सभी छोटे बड़े समूहों के मध्य सामूहिक संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सभी एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा में लग जाएंगे। यानी कि न्यायालय ने ये कहा था कि अल्पसंख्यक का दर्जा धार्मिक विचार और किसी की संख्या अगर कम है केवल उसी के आधार पर नहीं देना है। अल्पसंख्यक के लिए बहुत सारे बेस रखे गए हैं जिसके आधार पर किसी भी कम्युनिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। तो केवल और केवल किसी को धार्मिक विचारों के आधार पर या अगर किसी की संख्या कम है केवल इस आधार पर किसी को अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं कि अल्पसंख्यक शब्द की क्या परिभाषा है। तो भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द कुल 4 बार आया है परंतु उसके कोई भी परिभाषा नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि इसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने भी इसकी कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि अल्पसंख्यकों की परिभाषा राज्यों के अनुसार तय होगी, चाहे वे भाषाई राज्य हों या धार्मिक हों। अश्वनी उपाध्याय के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है, इसीलिए भाषाई अल्पसंख्यक की परिभाषा राज्य स्तर पर परिभाषित होगी। पर धर्म किसी राज्य की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, इसीलिए धार्मिक अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित किया जाना चाहिए। फिर बात आती है कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता की मांग क्यों है, क्योंकि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक कौन होगा ये राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा या राज्य स्तर पर, इस बारे में भी कहीं कुछ भी नहीं कहा गया है। 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, उस समय भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। 2006 में अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का गठन हुआ, तब भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। साथ ही साथ आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी अल्पसंख्यक कौन है ना तो इसे संविधान में परिभाषित किया गया है और ना ही किसी अन्य कानून में। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड ईसाई बहुसंख्यक राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरला, मणिपुर, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में इनकी आबादी अत्यधिक है, फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। तो अल्पसंख्यक वास्तव में कौन है इसकी परिभाषा कहीं भी डिक्लेयर नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इसको बता दिया गया कि जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक हैं, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पर्टिकुलर किसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, जैसे मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है, फिर भी इनको अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, केरला, पश्चिम बंगाल में इनको अल्पसंख्यक माना जाता है। इसी तरह पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं तथा दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में इनकी पर्याप्त आबादी है, फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। लक्षद्वीप में 96.20% और जम्मू कश्मीर में 68.30% मुस्लिम्स हैं, जबकि असम में 34.20%, पश्चिम बंगाल में करीब 27.5%, केरला में करीब 26.60%, उत्तर प्रदेश में 19.30% और बिहार में 18% में भी इनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। फिर भी इनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है और वे इसका लाभ ले रहे हैं। दूसरी ओर वो समुदाय जो वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक हैं राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त न होने के कारण इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो वहाँ केवल 2% हिंदू हैं, लेकिन वे वहाँ भी अल्पसंख्यक नहीं हैं, जबकि वहाँ पर 96% आबादी मुस्लिम की है, फिर भी वहाँ पर मुस्लिम्स को अल्पसंख्यक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति का व्यक्ति राजस्थान में अनुसूचित जाति का नहीं माना जाता। जब प्रदेश बदलने के साथ उस व्यक्ति की SC, ST, OBC स्थिति बदल जाती है तो अल्पसंख्यक की स्थिति को बदलने में क्या समस्या है। इस कारण हमेशा विवाद जन्म लेते रहते हैं। फिर बात आती है कि अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2006 में, जबकि अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में हुआ था। फिर हम बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण फिर होता किस प्रकार से है। जब इसके कोई भी सटीक परिभाषा नहीं है तो पूरे विश्व में अल्पसंख्यकों का निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स हैं। जैसे अगर कोई भी समुदाय 50% से कम किसी समाज में है तो उसे अल्पसंख्यक माना जाता है।
पर इसमें कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कई बार अल्पमत वाला बहुमत वाले पर हावी हो जाता है। जैसे अंग्रेज, जो संख्या में तो बहुत कम थे, लगभग 1 लाख, वे भारतीयों पर थे जो लगभग 33 करोड़ थे, उन पर हावी हो गए थे। बिल्कुल यही स्थिति साउथ अफ्रीका में भी थी, जहां श्वेत अश्वेतों पर हावी थे। यानी कि कहा गया कि जहां पर किसी भी समुदाय की 50% से कम जनसंख्या हो तो उसे अल्पसंख्यक हम मान सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर हो जाती है क्योंकि कई बार अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं वो बहुसंख्यक वालों पर हावी हो जाते हैं, जैसा कि अंग्रेजों के संदर्भ में देखा गया कि 1 लाख अंग्रेज लगभग 33 करोड़ भारतीयों पर हावी हो गए थे। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में हुआ था, जहां पर जो श्वेत थे वो अश्वेतों पर हावी हो गए थे। अतः जब इसमें समस्या आने लगी तो एक नया पैमाना बनाया गया, जिसके अनुसार अल्पसंख्यक वह है जो राज्य की शक्ति में शामिल नहीं है और शक्ति विहीन है। यानी वर्तमान में अगर देखें तो एक जो नया पैमाना बनाया गया वो ये है कि अल्पसंख्यक वो होता है जो राज्य की शक्ति में शामिल नहीं होता है और जो शक्ति विहीन होता है। साथ ही साथ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक सच्चर कमेटी आई थी और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुसलमान राज्य की शक्ति में शक्ति विहीन है। आप अगर वर्तमान में चाहे लोकसभा हो या विधानसभा कहीं भी देखें, तेजी से उनकी संख्या में कमी आई है। ज़्यादातर पैमानों पर वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी बुरी स्थिति में हैं। यानी कि यहाँ पर सीधे ये कहा जा रहा है कि टोटल ओवरऑल जो सीट हैं, जैसे हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में इस बार जो इलेक्शन हुआ था वो 542 सीट पे हुआ था। तो ये 542 सीटों पर जो इस बार इलेक्शन हुआ 2019 में, इसमें कितने मुस्लिम्स हैं, या जो राज्यसभा है जिसमें टोटल मेंबर हैं उसमें कितनी संख्या मुसलमानों की है। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि इनकी शक्ति थोड़ी सी ये शक्ति विहीन है। तीसरा पैमाना ये था कि क्या वह समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति और भाषा को संरक्षित करना चाहता है। अगर हाँ तो उसे माना जाएगा, पर अगर किसी समुदाय में ख्वाहिश ही नहीं है तो उसे नहीं माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय की दी हुई अल्पसंख्यकों की परिभाषा के अनुसार अल्पसंख्यक को राष्ट्रीय रूप से परिभाषित किया जाए, और अगर राज्य कानून प्रश्न रहित है तो उसे राज्य के अनुसार परिभाषित किया जाए। जैसे कश्मीर में मुस्लिम्स अल्पसंख्यक नहीं हैं पर शेष भारत में अल्पसंख्यक हैं। लक्षद्वीप में मुस्लिम ज़्यादा हैं पर वे हिंदू संस्कृति को अपनाते हैं। दरअसल भारत ही है विविधता से भरा हुआ देश, जिसे हमें समझना होगा। फिर 1971 का एक डीएवी पंजाब का केस हुआ जिसमें कहा गया कि हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हैं और उस पर पंजाबी संस्कृति थोपी नहीं जा सकती। 17 दिसंबर के फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा था कि धर्म को संपूर्ण भारत के रूप में माना जाना चाहिए। क्या समस्या है अगर मुस्लिम कश्मीर में ज़्यादा है और शेष भारत में कम है? भाषा राज्य की सीमाओं में हो सकती है और धर्म की कोई सीमा नहीं होती है। फिर देखते हैं अल्पसंख्यक की परिभाषा जो यूएन के अकॉर्डिंग है। तो संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार जो उसने माइनॉरिटी की डेफिनेशन दी है तो वो है कि एनी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विच इज़ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन, अर्थात ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव ना हो, जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यक ऐसे समूह हैं जिनके पास विशिष्ट और स्थिर जातीय यानी स्टेबल एथनिक, धार्मिक और भाषाई विशेषताएं हैं। फिर देखते हैं धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यक लोगों का वो समूह होता है जिनकी मातृभाषा उस राज्य की मुख्य या प्रमुख भाषा से भिन्न हो। किसी भी समूह को भाषाई अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार राज्य को होता है। भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु देता है, जो उस राज्य के संविधान द्वारा अपेक्षित होती है। अलग अलग देशों में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संस्था की व्यवस्था होती है। जहाँ तक भारत की बात है तो वहाँ भाषाई अल्पसंख्यकों के विकास के लिए संविधान द्वारा विशेष अधिकार नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान द्वारा 1957 में विशेष अधिकारी हेतु कार्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे नाम दिया गया था आयुक्त। इसमें आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयुक्त का कार्य एवं विशेष भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं विकास संबंधी कार्यों का अनुसंधान और इन कार्यों का राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करना होता है। उसका लक्ष्य भाषाई अल्पसंख्यकों को समाज के साथ समान अवसर प्रदान कर राष्ट्र की गतिशीलता में उनकी सहभागिता पुष्ट करनी होती है।
वहीं किसी देश, प्रांत या क्षेत्र की जनसंख्या में जिस धर्म के मानने वालों की संख्या कम होती है, उस धर्म को अल्पसंख्यक धर्म तथा उसके अनुयायियों को धार्मिक अल्पसंख्यक कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की क्या स्थिति है। हमारे संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, और उसी में एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 30A के तहत आता है। इसके अनुसार भारत में अल्पसंख्यक 2 प्रकार के होते हैं। पहला भाषाई अल्पसंख्यक और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक, पर दोनों के अधिकार बराबर हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पारसी, जैन, बौद्ध या ईसाई हों, हिंदू भी हो सकते हैं। और पूरे देश का हिंदू किसी भी ऐसे राज्य में जाता है जहां वहाँ भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है, उसे वहाँ वो सभी अधिकार मिलते हैं जो एक अल्पसंख्यक को मिलते हैं। इसके अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A, 350B में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ऐसा ही आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। आर्टिकल 31 का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना तथा इस भावना का प्रसार करना है कि उनके पास बहुसंख्यक समुदायों के समान अधिकार हैं। साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 350 का जो सब क्लॉज ए है, ये बताता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। साथ ही राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसा निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। अनुच्छेद 350B बताता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। साथ ही साथ 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की अधिनियम धारा 2C के तहत 23 अक्टूबर 1993 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में 5 समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी तथा बौद्ध को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई थी। 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया था। अर्थात अब भारत में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ गुजरात सरकार ने राज्य में जैन समुदाय को अलग से अल्पसंख्यक भी घोषित कर रखा है। अब देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। आखिर भारत में ये जो 6 समुदाय हैं, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों देना पड़ा? तो 1947 में देश के विभाजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के लगभग सभी लोग पाकिस्तान चले गए थे और भारत में इनकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में आशंका थी कि ऐसा न हो कि हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी के कारण यहाँ केवल हिंदुओं की ही सरकार बने और वो अल्पसंख्यक के त्यौहार या उनके रीति रिवाज का पालन करने पर कोई रोक लगा दे। यही वजह है कि अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने रीति रिवाज तथा धर्म का पालन करने का अधिकार होगा। इसके अलावा संविधान में कहीं कुछ भी नहीं कहा गया है। फिर बात आती है कि अल्पसंख्यकों के निर्धारण का एक समान राष्ट्रीय तरीका क्यों नहीं होता है। तो भारत में समुदायों का असमान वितरण किसी समुदाय को राष्ट्रीय रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित करने में परस्पर विरोधी स्थिति पैदा करता है, जो कुछ राज्यों में बहुसंख्यक हो सकता है। नागरिकों का लगातार हो रहा प्रवासन जनसांख्यिकी को प्रभावित कर रहा है। धार्मिक या भाषाई समुदाय की संरचना में बदलाव भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण किसी भी स्थिर नीति का कारगर होना मुश्किल है। 1500 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं वाले इस देश में भाषाई अल्पसंख्यकों का पदनाम चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा TMA में पाई मामले में बताए गए स्रोत और क्षेत्रीय कानून के संबंध में अल्पसंख्यकों का दर्जा निर्धारित करना चाहिए। इसके अलावा TMA पाई फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 2002 हुआ था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु 2 आधार बताए गए थे। पहला राष्ट्रीय था और दूसरा प्रांतीय था।
सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस की बेंच ने कहा था कि राज्य कानून के संबंध में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण करने वाली इकाई केवल राज्य हो सकती है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक का निर्धारण करने में एक केंद्रीय कानून के लिए एक इकाई का आधार राज्य होगा, न कि संपूर्ण भारत। इसी प्रकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जिन्हें अनुच्छेद 30 में बराबरी का दर्जा दिया गया है को राज्य स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए। फिर देखते हैं कि आखिर मानदंड तय किए जाने की क्या जरूरत है। तो किसी समुदाय को राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित करने में जो मुख्य समस्या है वो ये है कि इस शब्द की कहीं पे भी परिभाषा नहीं दी गई है। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में भी इसकी कोई परिभाषा नहीं बताई गई है। तथा तीसरा ये है कि सरकार ने जो भी अधिसूचना जारी की है उसका आधार क्या है ये भी निर्धारित नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या को आधार मानकर राज्य स्तर पर ऐसा नहीं हो सकता? ये सही है कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिलना चाहिए। ये भी सही है कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, काफ़ी हिंसा हुई थी। इसके बावजूद संविधान निर्माताओं ने ये दूरदर्शी फैसला लिया कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा और सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। लेकिन इसकी पहली शर्त यह है कि अल्पसंख्यक कौन है इनकी भी सही पहचान हो, क्योंकि कोई भी समुदाय जो 96-98% है वो अल्पसंख्यक है और वहीं कहीं किसी दूसरे राज्य में जो 2% आबादी वाले लोग बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक को मिलने वाले लाभ से वंचित हैं, ये गैर बराबरी है। इस वजह से इसके बीच भी कोई ना कोई एक डिसीजन होना चाहिए। फिर अल्पसंख्यक स्थिति का एक मानदंड तय होना चाहिए जिसमें जनसंख्या के अलावा कुछ अन्य कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। आइए लास्ट में देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या निष्कर्ष निकलता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित न करने का कारण उस समय की परिस्थितियां थीं, लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव आवश्यक है। भारत डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड पब्लिक वेलफेयर वाला स्टेट है, अतः सभी वर्ग के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। संविधान सभा ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए संविधान में भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को संरक्षित करने की बात की थी, लेकिन अल्पसंख्यक को परिभाषित करने से परहेज किया। बदलते परिदृश्य में अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि प्रादेशिक स्तर पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया जाए। जिन राज्यों में जिस समुदाय के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से तथा जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए।